जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कई विरासत में मिले हैं, पर किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये लाइनें ठीक बैठती हैं। महासी विधानसभा क्षेत्र के लिए कई दशकों से तैयारियां कर रहे हैं और महासी विधानसभा क्षेत्र के लाखों नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत और संघर्षशील व्यक्ति, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र महासी से डॉक्टर राजेश तिवारी जी। डॉक्टर राजेश तिवारी जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई भी प्रिय घटना हो या अप्रिय घटना हो, अगर उन तक सूचना पहुंचती है तो पहुंचते जरूर हैं। चाहे वो सुबह का 4 बज रहा हो या रात के 11 बज रहे हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डॉक्टर राजेश तिवारी जी के बारे में कई भ्रांतियां भी हैं, कई मुंह की सुनी बातें भी हैं और कई गलत फहमियां भी हैं। कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं जो लोगों के मुंह से सुनी जाती हैं। इन सारी चीजों को लेकर ना कि लोगों के मुंह से कोई राय बनाई जाए, डायरेक्ट डॉक्टर राजेश तिवारी जी से हम लोग आज पूछेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके नाम के आगे लगा है डॉक्टर। बड़ा एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कई बार कि आप कौन से वाले डॉक्टर हैं। हम पीएचडी वाला? यस पीएचडी वाले हैं। मैंने हमारे गुरु आदरणीय डॉक्टर गणेश प्रसाद जी थे, उन्होंने हमें पीएचडी, उन्हीं के अंडर में मेरी पॉलिटिकल साइंस से हुई जी। और मेरा टॉपिक था भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का अध्ययन। ये मेरा टॉपिक था जी। और पीएचडी हमारी 2010 लास्ट में कंप्लीट हुई जी। हमें अवार्ड दिया यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी से जी। और इसीलिए वो डॉक्टर नाम के आगे लगता है पीएचडी। लोगों के अंदर एक जो भ्रांति है कि आप इंसानों वाले डॉक्टर, वो नहीं है, आप एक स्कॉलर वाले डॉक्टर। कहाँ से सोचा कि चलिए पीएचडी किया जाए? पीएचडी, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे और उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो वो उनके बारे में जब हम पढ़े तो हमने अपने गुरु जी से ये पूछा, हमने पूछा कि ये राष्ट्रपति जी के नाम के आगे डॉक्टर क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा इन्होंने पीएचडी करी है। तो उसी दिन से हमारी ये धारणा बनी कि हमको भी पीएचडी करनी है। तो ये हुआ कि पीएचडी जैसे हाई स्कूल पास हुए, फिर इंटर हुए, बीए हुए, फिर एमए हुए। लोगों ने जैसा बताया कि एमए के बाद पीएचडी होती है। तो जब हमारा एमए कंप्लीट हो गया, केडीसी से हमारा एमए हुआ, तो हम फिर सारे डॉक्यूमेंट्स लेके लखनऊ पहुंच गए यूनिवर्सिटी कि हमें पीएचडी करनी है। वहाँ एक सिंह साहब थे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हमारे बलरामपुर के रहने वाले थे। तो उनसे जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देखे। उन्होंने कहा कि बेटा आपकी पीएचडी नहीं हो सकती। तो हम बहुत शॉक्ड हुए। हमने कहा क्यों गुरुजी? कहा आपका 1% मार्क्स कम है। 54% मेरा था। कहा 55 से नीचे नहीं हो सकता है। तो हमको एक अंदर से बहुत ये हुआ कि देखिए इस चीज पे हमने पहले ध्यान नहीं दिया। हमने कहा ठीक है, हम डबल एमए करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस था। फिर हम उससे डबल एमए की और इतना माइंड कंसंट्रेट करके हमने डॉक्टर साहब वो तैयारी की उस एग्जाम की कि हमारा एबव 60 मार्क्स आया। फिर हम, जो हमारा सपना था कि ये एम्बिशन था कि हम पीएचडी करेंगे, फिर वो हमारा एम्बिशन पूरा हुआ। और डॉक्टर गणेश प्रसाद जी जो ऋषिया गायत्री डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्हीं के अंडर में हमारी पीएचडी हुई। राजनीति में कब ये रुचि हुई कि मुझे भी राजनीति में जाना चाहिए, या परिवार में कोई ऐसी विरासत थी जिसको आप आगे बढ़ाए? परिवार में हमारे पूज्य पिताजी, चूंकि वो बहुत शुरू से ही कई टर्म ग्राम प्रधान रहे हमारे इस ग्राम पंचायत नेवादा के, तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। लेकिन विधानसभा और लोकसभा स्तर की जो बात थी वो फिलहाल परिवार में ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन जब हमारा एमए कंप्लीट हुआ और 2002 में हम पहुंचे, उस समय बाबू माननीय कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो भाजपा से अलग होते हैं और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। बनाने के बाद में उनकी एक टीम आई और हमको अप्रोच किया, यहाँ हमसे कांटेक्ट किया, जिसमें उनके सजातीय नेता थे और सब लोगों ने। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम मैसी विधानसभा से चुनाव लड़ें और माननीय कल्याण सिंह जी की पार्टी से लड़ें। तो चूंकि स्टूडेंट लाइफ से रुचि थी राजनीति में, तो फिर हम बाबूजी से हमारी मीटिंग कराया उन लोगों ने। बाबूजी मतलब माननीय कल्याण सिंह जी।
उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा ठीक है राजेश जी, आपको हम मैसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, एग्री हो? हमने कहा हाँ बाबूजी, आपका आशीर्वाद होगा, बिल्कुल लड़ेंगे। फिर 2002 में उन्होंने अपनी पार्टी से टिकट दिया। हमें याद है उस समय चुनाव चिन्ह था कार। फिर हम आपका पहला चुनाव पहला चुनाव हाँ कार था। और उस समय हमें करीब उसमें आपके पास की नहीं थी? हाँ नहीं, कार थी। कार था। तो वो डॉक्टर साहब हम उससे 2002 का चुनाव में विधानसभा में लड़े जी। और वही हमारे राजनीति में पदार्पण का समझ लीजिए पहला मेरा कदम था जी। और फिर मैसी विधानसभा से लोगों से इतना प्यार, इतना लगाव हो गया कि कंटिन्यू हम क्षेत्र में ही हमारा मूवमेंट होने लगा। चुनाव तो हम वो नहीं जीत पाए, लेकिन उस चुनाव से हमारी आइडेंटिफाई हुई पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैसी में, और फिर तभी से लगातार हम चलने लगे। फिर हमारा ये हुआ कि अब हमको नेक्स्ट 2007 चुनाव लड़ना है। 2007 में चूंकि हमारे यहाँ जो समाजवादी पार्टी के थे दिलीप वर्मा जी एमएलए थे, तो वो चूंकि पार्टी छोड़ चुके थे, आदरणीय स्वर्गीय बेनी बाबू जी, उनकी पार्टी में वो चले गए थे और उनकी पार्टी से वो चुनाव लड़े। तो यहाँ से सीट वैकेंट हो गई जी। और जब समाजवादी पार्टी की वैकेंट हुई तो कुछ रुझान उस तरफ, हमारे कुछ टीम के लोग थे, उन लोगों ने ये कहा कि अब आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाइए, चुनाव लड़ना है। और हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन लास्ट में क्योंकि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2007 में, तो उस समय माननीय वकार अहमद शाह साहब जो हमारे जनपद के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के थे, तो वो क्योंकि उनसे मेरा संपर्क हो नहीं पाया और उस चुनाव में आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के यहाँ चैम्बर में मेरी मीटिंग, उस समय के तत्कालीन जो जिला अध्यक्ष थे स्वर्गीय राम मिलन यादव जी, उन्होंने ले जाके मुझे मिलवाया और ये कहा कि नेताजी हम चाह रहे हैं कि इस लड़के को चुनाव लड़ाया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, शिवपाल जी से बात कर लीजिए आप लोग। इतना कह के हम लोग निकल आए और फिर एंट्री हुई समाजवादी पार्टी में। नहीं, एंट्री तब नहीं हुई जी। हम आधिकारिक तौर पे हमने ज्वाइन नहीं करा था, टिकट के लिए हम पैरवी में गए थे। फिर डॉक्टर साहब माननीय वकार साहब चूंकि गए और उस समय चूंकि दिलीप वर्मा जी कुर्मी बिरादरी के बड़े नेता थे और स्वर्गीय बेनी बाबू के बहुत कृपा पात्र थे जी। तो जब इनको हटाया तो श्रद्धेय वकार साहब ने नेताजी से ये कहा कि चूंकि वो कुर्मी बिरादरी के थे, वो पार्टी छोड़ दिए, तो हम चाह रहे हैं कुर्मी बिरादरी का ही व्यक्ति लड़ाया जाए। तो उस समय स्वर्गीय रामचंद्र चौधरी जी को उन्होंने 2007 में टिकट करा दिया समाजवादी पार्टी से और वो लड़े यहाँ। फिर साथ में हमारी अपॉर्चुनिटी लैप्स हो गई। फिर 2007 के बाद 2008 जब आया तो श्रद्धेय डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब उन्होंने कहा कि राजेश जी हमें चाह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से आ जाइए और आपको हम शामिल कराना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, जैसी आपकी मर्जी। हमें याद है कि अगस्त 2008 में उस समय माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय माता प्रसाद पांडे जी, माननीय अरविंद सिंह गोप जी, माननीय एसपी स्वर्गीय एसपी यादव जी और कई मंत्री आए। हमारे यहाँ आवास पे कार्यक्रम था और यहीं पे माननीय डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब के सौजन्य से, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में उन्होंने मुझे शामिल कराया। और शामिल कराने के बाद टिकट को लेकर चुनाव लड़ाने की कोई मेरी चर्चा कभी नहीं हुई डॉक्टर साहब से। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी में काम करने लगे। क्षेत्र में कंटिन्यू मूवमेंट रहता था, जनता के बीच में रहना, सुख दुख में शामिल होना, जो जन समस्याएं हैं उनको उठाना, उनके समाधान के लिए प्रयास करना। और उसमें माननीय डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब का एक वालिद की तरीके से हमारे साथ कोऑपरेशन रहा पूरा, बहुत ही हर तरीके से बैकअप रहा। और फिर जब 2012 आया तो उन्होंने हमें टिकट दिलवा दिया मैसी विधानसभा और हमें बहुत ताजुब हुआ। जैसे जब मेरे नाम की घोषणा हुई तो हमें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हम शहर में थे, हमें याद है। और एडिशनल एसपी उस समय सिंह साहब थे, उन्होंने फोन करके मुझसे कहा तिवारी जी आप कहाँ हो? हमने कहा बहराइच में। कह अरे आपको तो पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया, समाजवादी पार्टी ने। तो उनके माध्यम से मुझे जानकारी हुई। फिर हम डॉक्टर वकार साहब से मिले और बहुत उनको धन्यवाद हमने वो किया, कहा नहीं आप डिजर्व करते हो, हमने आपको परखा है पूरी ईमानदारी से, पार्टी और जनता के साथ आप रहे, इसलिए मौका पार्टी ने दिया है आपको चुनाव लड़ने के लिए। फिर 2012 में चुनाव बहुत अच्छा हुआ हमारा, लेकिन अब बैड लक था कि सबसे कम वोट से पूरे जिले में हम चुनाव हार गए हम। फिर लगातार तब से संघर्ष चलता रहा और जनता के बीच में पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी से। 2017 की बात आई, तब तक हमारे स्वर्गीय डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब, क्योंकि वो स्वस्थ हो गए थे, वो अनकॉन्शियस थे। उस कंडीशन में
17 में टिकट पहली सूची में तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको प्रत्याशी पहली सूची में बनाया, हमको और रामतेज यादव जी को। 2 जी, टिकट बहराइच जी। में उन्होंने जो पहली सूची जारी की उसमें उन्होंने बनाया प्रत्याशी, और लगभग 9 क्या 10 महीने हम प्रत्याशी रहे। लास्ट में जब कांग्रेस पार्टी से अलायंस हुआ 2017 में, तो हमारी सीट और नानपारा की सीट, ये कांग्रेस 2 में चली। हाँ गठबंधन में चली गई। तो फिर 2017 में चुनाव लड़ने का जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमें नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी हम पूरी निष्ठा से समाजवादी पार्टी के साथ थे और लगातार काम करते जी। कहीं ना कहीं किस्मत का वो साथ नहीं मिला आपको जो मिलना चाहिए। हाँ हाँ, यही है और क्या। बाकी मेहनत, संघर्ष, जनता के प्यार, और उसमें कोई कमी नहीं थी, न तब थी ना और आज न आज है, वो कंटिन्यू चल रहा है। नेवादा से बहराइच शहर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। जी जी एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का। जी। कितने भाई बहन थे आप? हम 8 भाई थे, 2 बहन। 2 बहनें। जी एक मध्यम वर्गीय परिवार, किसान परिवार का लड़का जी। नेवादा से बहराइच कैसे पहुंचता है? वही पढ़ाई के सिलसिले में, चूंकि बहराइच में वहाँ कॉलेज में हमने ग्रेजुएशन किया, जी, इंटर, हाई स्कूल और इंटर हमने गांधी इंटर कॉलेज से किया, जी। और पीजी और डबल पीजी ये सब केडीसी से केडीसी किया। से किया। वही मूवमेंट हुआ आने जाने का, और उसी में संपर्क राजनीतिक, जैसे हमारे सदैव कार्य अहमद शाह साहब हैं, उनसे भी हुआ, उनका सानिध्य, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आज भी प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे आदर्श हैं। स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई के दौरान जो मित्र बने होंगे, जी जी। क्या उनका सहयोग आज मिलता है? हाँ हाँ, मिलता है, बहुत ही अपनेपन से। वही कॉपरेशन है जो हमारे क्लासमेट थे, या यूँ कह लीजिए कि कुछ लोग सीनियर थे, कुछ जूनियर थे, उन लोगों का बहुत ही एक भाई की हैसियत से पूरा कॉपरेशन आज भी मिल रहा है। उनकी शुभकामनाओं के साथ साथ जहाँ कहीं कोई जरूरत होती है, वो एक भाई की हैसियत से जैसे होना चाहिए खड़े रहते हैं। केडीसी में ऐसा कहा जाता है कि छात्र नेता ज्यादा पढ़ते हैं, छात्र कम पढ़ते जी हैं। जी, ये बात सही है डॉक्टर साहब आपकी। जी, और उस समय भी जब हम थे तो छात्र राजनीति में तभी से मेरा पदार्पण हुआ। जी। और केडीसी से कोई चुनाव लड़ा आपने? चुनाव हम नहीं लड़े। चुनाव चूंकि लड़ने की बात आई तो कुछ ऐसे हमारे, जो आपने अभी कहा ना कि जी। कुछ ऐसे लोग जिनका कोऑपरेशन आज भी हो, तो जी। इतना अपनापन और आत्मीय संबंध था कि उनके लिए हमको विड्रा करना पड़ा एट लास्ट जी। 2 चुनाव में, और उन लोगों को हमने मौका दिया जिसमें दोनों लोग विजयी हुए। हमने नाम- उनको पूरी नाम बताएंगे? पूरी ईमानदारी से हमने। जी, अब उसमें उस समय एक गंगेश मिश्रा जी हुआ करते हैं। जी, गंगेश मिश्रा जी जो अब नहीं है इस दुनिया में, जी, बाद में शिक्षक हुए, वो सुविधा गिलौला के रहने वाले थे। जी। और एक हमारे यहाँ के एक शुक्ला जी थे, प्रशांत करके या क्या, शायद ऐसे था, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे, तो उनको फिर हमने सपोर्ट किया बिड्डा करके, वो चुनाव जीते महामंत्री का। तो ये कॉलेज की उस समय की। लेकिन ये बात सही है कि जितने भी एक्टिव और ओजस्वी विचार के थे, वो सब चुनाव में पार्टिसिपेट करते थे। जी। जी बहराइच मुख्यालय पे रहे, पढ़ाई की, जी छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। जी जी। कहने वाले कहते हैं कि आप पत्रकारिता से भी कुछ समय के लिए जुड़े। हाँ, ये 93 की बात है डॉक्टर साहब। उस समय चूंकि एक श्वेत एवं हरित क्रांति साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता था, जिसके जी। संपादक आदरणीय संजय अवस्थी जी थे, तो उनके हम संपर्क में आए। उन्होंने हमें पहले उस तहसील, समय क्या उम्र रही होगी आपकी लगभग? अब उस समय हमारी उम्र आप मान लीजिए कि वही हम मेजर हुए थे 18 जी, के आसपास। 18 जी। इतनी कम उम्र से पत्रकारिता, राजनीति, इतनी बड़ी बड़ी सामाजिक जिम्मेदारियां आप संभाल रहे थे। वो एक तो माहौल कह लीजिए, या अंदर का जो एक होता नहीं है कि एक एम्बिशन होता है कि हमें इस दिशा में जाना है। जी, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका एम्बिशन होता है कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है। जी, कुछ होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, वो अपना जी। पार्टिसिपेट कॉलेज से लेकर और आगे करते हैं। कुछ का होता है बिजनेस में जाने का, कुछ का होता है विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में, रूप से। हाँ, सामाजिक कार्यों में। तो हमारी जो अभिरुचि थी, कभी हमारे अंदर ये बात नहीं है कि हमें सर्विस करनी है। हमारे दिमाग में कभी ये बात डॉक्टर साहब आई ही नहीं। नौकरी करनी हाँ, है। ग्रेजुएशन से लेके और पीजी और फिर डबल एमए और फिर एलएलबी, फिर पीएचडी, सारा कुछ हुआ, लेकिन कभी ये माइंड में नहीं, आज तक हमने कहीं अप्लाई नहीं किया सर्विस के लिए। कभी आईएएस बनने की नहीं सोची? नहीं, कभी भी नहीं। मतलब सर्विस की तरफ कोई मेरा विचार ही नहीं गया कभी। वकालत? हाँ, वकालत तो हमने लखनऊ से ला किया, जी, और फिर यहीं सिविल कोर्ट में वकालत चल रही है। 21 साल हमारे रजिस्ट्रेशन के हो गए। 2004 में, जुलाई 2004 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, और तब से सीट है सिविल कोर्ट में, वकालत का काम भी चल रहा है। आपकी दिनचर्या, जैसा कि आपके प्रशंसक बताते हैं कि जी। आपकी दिनचर्या का कोई वो नहीं, आप 4 बजे भी उपलब्ध हैं, 12 बजे भी उपलब्ध हैं। तो ये सामाजिक सेवा डॉक्टर साहब, राजनीति अब्लिक सामाजिक
जो सेवा है ये 24 आवर्स की है। अगर रात में कहीं कोई घटना हो गई, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कोई ऐसी जरूरत पड़ गई सामाजिक रूप से, तो आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी से राजनीति और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं तो उसमें समय का कोई बाउंडेशन नहीं है डॉक्टर साहब, वो तो आपको जाना पड़ेगा। और वैसे भी चूंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, निकल जाते हैं जब तो देर रात को वापसी होती है, तो दिनचर्या ही बनी हुई उस तरीके से, उसमें कभी हमें अनिजी नहीं फील होता है कि नहीं बहुत लेट आवर में लौटे या लौटे फिर हमें निकलना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ रहा है। चलिए, आपको तो अनईजी नहीं फील होता है, आपकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, सामाजिक प्रतिबद्धता है, पर आपका अपना एक परिवार भी है। परिवार इस बात से कभी नाराज नहीं होता कि नहीं, कभी नहीं। हमारी पत्नी प्रिया जी, जो कि बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं, वो भी डबल में BEd LLB और कई डिग्रियां उनके पास हैं, तो वो बहुत अच्छी सोच के और सामाजिक विचारधारा की, इसलिए उनका बहुत वेल कोऑपरेशन हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट में और हर तरीके से रहता है। कभी अकेले में भी हमने नहीं फील किया कि हम देर रात को आते हैं और फिर रात में जाना पड़ा निकल जाते हैं, तो उनको कहीं इस पे ऐतराज हुआ हो या नाराजगी हुई हो, उनका बहुत वेल कोऑपरेशन है और इसलिए कभी कोई ऐसा इशू फैमिली उसमें नहीं आया। जी। बच्चों से कैसा सहयोग मिलता है? हाँ, बच्चे हमारे छोटे हैं, एक बेटा 5th में जो बड़ा है वो है और 1st में हमारी बेटी है जी। 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे बहुत ही सहृदय और बहुत ही पोलाइट और अच्छे नेचर के हैं, इसलिए बहुत कोऑपरेशन, वो जो हमारी मर्जी उसी में उनकी खुशी और उनकी मर्जी कह लीजिए। चलिए, इतना कोऑपरेटिव और समझदार परिवार मिला है, इस मामले में आप किस्मती हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो सही कह रहे हैं आप, हम भी महसूस कर रहे हैं जी। अभी इतनी टाइम 10 लोग आ जाए, उनका डिनर तैयार करना है, रात के 10-11 बज रहे हैं, तो पत्नी है हमारी प्रिया जी, उनको जरा भी ये नहीं होगा कि नहीं अब लेट आवर हो रहा है या हमारे सोने का टाइम है, इस तरीके से कभी ऐसा नहीं हो। बहुत हंसी खुशी से उनका कहना है कि आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, बहुत पूरे समाज को आपसे अपेक्षा है, तो हम नहीं कोऑपरेट करेंगे तो कौन करेगा, तो इसलिए वो बहुत ही इस मामले में उनका बहुत ही अच्छा नेचर भी है, सहयोग भी है और पूरा कोऑपरेशन मिलता है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक जो स्तर है वो बहुत अच्छा मेंटेन है। ऐसा देखा जाता है, लोग बताते भी हैं, मैं आपकी प्रशंसा आपके मुंह पे नहीं कर रहा हूँ, जो मैं भी देखता हूँ, लोग भी बताते हैं कि क्षेत्र का कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसका हालचाल लेने अस्पताल जरूर पहुंचते हैं। जनपद बहराइच के जिला अस्पताल से लेकर लखनऊ तक पहुंचते हैं। जी डॉक्टर। किसी की मृत्यु हो गई, आप उसके अंतिम संस्कार में पहुंचते हैं। किसी के घर में कोई खुशखबरी है, आप वहां भी पहुंचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को घंटे 24 ही मिलते हैं। जी। तो इस 24 घंटे में आप ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? वो ऐसे होता है, देखिए हमने कहा नहीं कि हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे राजनीतिक गुरु कह लीजिए श्रद्धेय वकार अहमद शाह साहब, तो वो हमको बेटे की तरह मानते थे जी। और वो कहते थे कि राजेश जी, एक बात आप जान लीजिए, अगर आप लॉन्ग टाइम राजनीति करना चाह रहे हैं और सर्वाइव करना चाह रहे हैं तो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से और 24 घंटे अपना यानी ज्यादा से ज्यादा समय आप पब्लिक के बीच में बिताइए, स्पेंड करिए और हर सुख दुख में पहुंचिए। यहाँ तक कि अगर किसी के यहाँ कोई गम की सूचना है या खुशी की बात है, किसी ने आपको बुलाया है या गम की सूचना है, जानकारी किसी माध्यम से मिली, तो आपको ईमानदारी से रहना। अगर आप लोकप्रिय होना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि लोगों के दिल में आपका इज्जत और सम्मान रहे, तो ये आपको करना पड़ेगा। और उसके पीछे ये है कि आपकी नींद, आपका समय से खाना पानी न मिलना या जो भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो आप अगर फेस कर लेंगे तो एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचोगे। और वो जो हमारे गुरु थे, तो उनकी जो बातें थी आज भी हमें अच्छा सा याद है और उन्हीं पद चिन्हों पे श्रद्धेय डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब के पद चिन्हों पे चलते हुए वो कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से दिनचर्या डॉक्टर साहब एडजस्ट हो जाती है। जैसे अभी आप 2 बजे रात सोने का आदत बना लीजिए तो 2 बजे पहले नींद भी नहीं आएगी जी। और आप पता चला 10 गांव का दौड़ा जैसे हम करके आते हैं, तब हमें लगता है कि मेरी ड्यूटी पूरी हुई। जैसे लोग सर्विस करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, तो उसी तरीके से जब मैं अगर जिस दिन हम नहीं निकलते हैं क्षेत्र में, नहीं जा पाते हैं किन्हीं कारणों, तो मुझे लगता है कि हमारा आज का दिन बेकार चला गया। और जब हम 10 कार्यक्रम अटेंड करके आते हैं तो हमें लगता है हम रात में 10 बजे आए, 11 बजे, 12 बजे, ये लगता है कि हमारी ड्यूटी आज की पूरी है। तो हमें बड़ा आत्मसंतोष होता है, आत्मिक संतोष होता है कि नहीं, हम 10 जगह गए, लोगों के सुख दुख में गए, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है उससे मुलाकात किए, डॉक्टर को कह दिए, वहाँ स्टाफ में कह दिए, अटेंशन हो गया कायदे से। कोई अगर बीमार घर पे है, हमको सूचना मिली तो वहां जाना है, किसी की मट्टी हो गई तो जाना है, शादी ब्याह, छठी बरही और मरनी धरनी कुछ हो गई, तो उसमें जाके हमें बहुत आत्म संतोष मिलता है और ये लगता है कि नहीं, हम अपनी ड्यूटी कायदे से कर रहे हैं सामाजिक रूप से। कहीं किसी मजबूर के साथ
कोई जी उत्पीड़न हो रहा है पुलिस के द्वारा जी जी। या किसी फर्जी मुकदमे में फंसा है, उसके साथ आप कैसे खड़े होते हैं? पूरी तन्मयता, ईमानदारी और दमदारी से खड़े होते हैं। और एक चीज डॉक्टर साहब आपको और बता दें कि हमारे राजनीतिक उत्थान में पुलिस विभाग और प्रशासन का बड़ा योगदान है। जी, आज अपोजिशन की हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रत्येक संडे को जनता दरबार लगता है। जी, इसमें सैकड़ों लोग, और वही उसमें संख्या 90% गरीब, कमजोर, असहाय ऐसे लोगों की रहती है जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, जी, जिनको कोई पहचानता नहीं है, जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूर और कमजोर हैं। तो प्रशासन का बड़ा वेल कोऑपरेशन रहता है डॉक्टर साहब। जिस अधिकारी से जिस थाने की बात हो, तहसील की हो, ब्लॉक की हो, हॉस्पिटल की हो, जिले लेवल के अधिकारियों की बात हो, वो सब बहुत वेल कोऑपरेशन है। जिससे जो बात कह देते हैं वो पूरी समझ लो अपनेपन से उसकी रिप्लाई देता है। कभी हमें नहीं लगा कि हम अपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं तो हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है या एक सिफारिश को बार बार कहना पड़ रहा है। ऐसा नहीं महसूस हुआ। इसके लिए हम पूरे प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बहुत ही थैंक्सफुल हैं कि वेल कोऑपरेशन है, इसलिए लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति रोते हुए आया है और उसकी समस्या का समाधान हो गया, हंसते हुए जा रहा है। यही मुझे लगता है कि हमारी जो सार्थकता है हमारे हाँ राजनीति। राजनीति की, तो वो अच्छी तरीके से हो पा रही है डॉक्टर। वकालत का कितना सहयोग मिलता है राजनीतिक? वकालत का बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी जो भी सेक्शंस बनी हुई हैं, तो अधिकारियों को ब्रीफ करने में बहुत हमें सुविधा होती है। जैसे कोई भी आउट ऑफ वे जाना चाहेगा अधिकारी तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमें पता है ला की एबीसीडी की कहाँ कैसे क्या होना है, कौन सी सेक्शन है जिसमें अरेस्टिंग है, कौन सी है जिसमें नहीं है, कौन सी है जिसमें स्टेटमेंट के बाद क्या होना है, वो सारी चीजें मुझे पता है। तो कोई भी अधिकारी हमको गुमराह नहीं कर सकता, मिसगाइड नहीं कर सकता है। उसको हम खुद ही फॉरली ब्रीफ कर देते हैं कि ये सेक्शन है, इस तरीके से कंडीशन है, ये अधिकार आपको है और ये पीड़ित का अधिकार है। तो वो उससे बहुत सुविधा मिलती है मुझे, बहुत अच्छा। आप अपोजिशन की राजनीति करते हैं, जी एक तेज तर्रार, और अभी आपने एक शब्द बोला था कि दमदारी वाली बात। जी सत्ता पक्ष में आप कभी रहे नहीं, जी जी। तो क्या आपके ऊपर भी कोई आरोप या मतलब आपका किसी प्रकार का उत्पीड़न सत्ता पक्ष के द्वारा किया जाता है? नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा। हम नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं हुआ कभी। जी सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं, लेकिन जी। ऐसा जो हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी उनका कभी उत्पीड़न नहीं हुआ। और कोई बताया नहीं कि प्रशासन का वेल कोऑपरेशन है, जी। इसलिए वो डिफिकल्टी हमको नहीं फेस करनी जी। पड़ी आज तक। मैं बता रहा हूँ इतने दिन के राजनीतिक करियर में, और पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन एक चीज है कि पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम अपने राजनीति का जो मेरा दायित्व है उसका मैं निर्वहन करता हूँ। इसको एक एक अधिकारी जानता है कि पूरी ऑनेस्टी से और अपने जेब के पैसे से राजनीति करके, लोगों की मदद करके, और हम समाज में हाँ गरीब, कमजोर, पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। उनके सुख दुख में खड़े होकर उनकी मुसीबत को कम करने का काम करते हैं। तो वो प्रशासन जानता है, इसलिए उसका वेल कोऑपरेशन हमेशा रहा डॉक्टर साहब। इसलिए ऐसा उत्पीड़न वाली कोई बात नहीं हुई। सत्ता और प्रशासन से आपको अभी तक कोई परेशानी उतनी नहीं हाँ है। हाँ, नहीं नहीं हुआ। लेकिन आप एक विपक्षी पार्टी के सदस्य जी हैं, जी जी। तो कभी सत्ता या प्रशासन का विरोध करना होता है तो आप कैसे करते हैं? तो सामाजिक मुद्दे पे अगर कोई ऐसा मुद्दा है तो विरोध करते हैं, बल्कि लिंक अफसर को क्लियरली बता देते हैं कि इस जगह पे ये हाल्ट है और ये सामूहिक जन आक्रोश भी है। जी अगर इसको आप इन टाइम ठीक कर ले रहे हो तो हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं कि हम आप प्रोटेस्ट करें, आपका विरोध करें। जी अन्यथा की स्थिति में हमें विरोध करना पड़ेगा, सड़क पे उतर के चाहे उच्च अधिकारियों को बाध्य करना पड़े इसमें एक्शन और अग्रिम कार्रवाई के लिए। तो वो नीचे लेवल पे ही सबसाइड हो जाता है। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमारा मानना है 2004 या 5 में हमने रोड जाम किया था, सामूहिक रूप से जो जन समस्या थी उसको लेके। इसके बाद से आज तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई जहाँ पे हमें रोड जाम करना पड़ा हो, धरने बैठना पड़ा हो, या ऐसा कोई प्रोटेस्ट करना पड़ा हो किसी विभाग या अधिकारी के खिलाफ। जी। इतना लंबा संघर्ष रहा आपका, आप जी। इतनी मेहनत करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद जी। वो सफलता नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए। दुख होता है इस बात का? अब डॉक्टर साहब दुख क्या, वो बैड लक ही जैसे कहा जाएगा। जी। जैसे संघर्ष में, मेहनत में, जनता के प्यार में, जनता के दिल में स्थान में और प्रशासन के सहयोग में कोई कमी कभी हमें महसूस नहीं हुई, और कोई शिकायत भी नहीं, ना जनता से और ना प्रशासन से। लेकिन इस बात को कभी सोचते हैं कि अगर जैसे आज विधानसभा में बैठने का मौका मिला होता तो जनता की आवाज और अच्छे तरीके से हम उठाते, और क्षेत्र का जो विकास जिस
मात्रा में जिस हिसाब से होना जी। था वो और अच्छे तरीके से होता, जो नहीं हो पा रहा है। कभी कदा ऐसी भावना तो आती है कि अगर एमएलए होते तो क्षेत्र का विकास अच्छे से हो जाता और लोगों का अच्छे से काम होता, और यहाँ से सदन तक विधानसभा में उन बातों को उठाते जो देश की, वो सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की, हमारे जिले की बड़ी समस्या है, तो उसमें समाधान में और सुगमता होती। आपका एक कार्यकर्ता कह लीजिए या प्रशंसक कह लीजिए, हाँ जी। ग्राम सभा बंजरिया का, जी उसने एक बार बोला कि आपका नाम लिया कि तिवारी जी भावुक आदमी है, जी इमोशनल आदमी है। जी जी कोई दुख की बात होती है तो आपके साथ बैठ कर रो भी लेते हैं, कोई खुशी की बात होती है तो हंस जी भी लेते हैं। वो अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाते हैं। अगर कहीं लड़ने की बात आती है तो इस तरीके से लड़ते हैं आपके साथ जैसे वो आपके घर के सदस्य हैं। जी, बिल्कुल सही और कहा उनके आपने। ऊपर कोई दुख होता है तो वो फूट फूट के बच्चों की तरह रोते भी हैं। आमतौर पे देखा गया है राजनीतिक व्यक्ति अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता है। इसे आपकी कमी मानी जाए या आपकी मजबूती मानी जाए? हम मजबूती ही कहेंगे डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति दिल का साफ होता है, जी जो दिल में है वही जबान पे होता है, जी तो उसका ऐसा मूवमेंट होता है। और ये सही है कि मानवीय दृष्टिकोण से अगर कोई पीड़ित है, कोई असहाय है, कोई बहुत व्यक्ति आया परेशान हाल रो रहा है, तो हमें ये हमारी इच्छा होती है कि कितनी जल्दी इसकी समस्या का समाधान हम करा दें, जी जिससे इसकी पीड़ा कम हो जाए, इसका दुख कम हो जाए। जी तो ये उसका कभी-कभी होता क्या है, लोग इमोशनली ब्लेक करके गलत फायदा भी उठा लेते हैं। मतलब इस हाँ, चीज का आपको हाँ, फायदा भी हाँ, उठाया गया? उठाया गया। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिस पे लोग इमोशनली ब्लैक करके और दूसरे पक्ष का सिफारिश करवा के अपना काम करवा के नुकसान भी कराया। बाद में वो पक्ष आया, शिकायत करा। जी हमें लगा कि नहीं, हमें इतना भावुक होके इतना इमोशनली अटैचमेंट होके इस तरीके से वन साइडेड वो नहीं करना चाहिए था। जी तो कभी-कदा उसका साइड खामियाजा। इफेक्ट, हाँ, यस, यस। समाजवादी पार्टी में आप लंबे समय तक रहे। जी, जी। क्या वो परिस्थितियां थी कि समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी जबकि डॉक्टर वकार अहमद शाह के आप प्रिय थे, जी, जी। बेटे समान आपको जी, मानते थे, जी। आपने बताया, बिल्कुल सही कहा। और एक पिता तुल्य आपका संरक्षण करते जी, थे। जी। इतनी अच्छी पार्टी, घर की जैसी पार्टी, जी। कुछ तो परिस्थितियां रही होंगी या कोई षड्यंत्र रहा होगा जो हाँ। आपको छोड़ना पड़ा, बड़ा कष्टकारी रहा होगा ये वो। बहुत सही आपने सवाल किया डॉक्टर साहब। हमारी इच्छा तो ये थी, जब श्रद्धेय वकार अहमद शाह साहब ने हमें समाजवादी पार्टी में शामिल कराया और पूरी निष्ठा ईमानदारी से हम 10 साल पार्टी में 15 साल रहे। कंटिन्यू हमने मेहनत की और हमें ये लगता था कि जैसे मेरा जन्म ही समाजवादी पार्टी में हुआ है, और हमारी ये अंतिम इच्छा थी, जब भी मेरा शरीर छूटे तो समाजवादी पार्टी के झंडे में मैं लपेटा जाऊं। ये मेरी अंतर आत्मा थी, कभी पार्टी हमें छोड़ना नहीं आप है। पे आरोप लगे कि वो झंडा जलाया आप। नहीं, कभी नहीं, सवाल ही नहीं है। झंडा क्यों जलाएंगे? आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का हमारे दिल में आज भी बहुत स्थान है। माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत स्थान है। माननीय स्वर्गीय डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब का बहुत स्थान है। झंडा जलाने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ कि 2017 में जो हमारी सीट गठबंधन में चली गई और हमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, तो बहुत तकलीफ हुई और अपने तमाम यहाँ 10,000 कार्यकर्ता आए, सब रो रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़िए दूसरे दल में। हमने कहा नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। चलिए, ये तो हाईकमान का वो था, अपना जी फैसला था कि जी अलायंस हो गया कांग्रेस जी पार्टी से, उसमें चली गई थी। और फिर पूरी निष्ठा ईमानदारी से हम कंटिन्यू समाजवादी पार्टी में काम करते रहे। जब 2022 का चुनाव आया तो उस समय चूंकि नंबर 1 पे हमारा नाम था टिकट में फिर, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने क्लियर मुझसे कहा कि राजेश जी, आपकी जो रिपोर्टिंग हुई है बहुत अच्छी हुई है और इस बार आप चुनाव जीतोगे। हम चाह रहे हैं कि मैसी से इस बार एमएलए बन के आप आइए। जी हमने कहा भैया बिल्कुल आएंगे, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और हम चुनाव जीत के आएंगे। जब ये बात हमारे कार्यकर्ताओं तक पहुंची तो चूंकि उस समय मेन कंपटीटर पूर्व विधायक के ओझा जी थे, तो वो चूंकि श्रद्धेय वकार अहमद शाह साहब के जो बेटे यासर शाह जी हैं, तो चूंकि डॉक्टर साहब बीमार हो गए, फिर उनका निधन हो गया। ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे, हमारी यही कामना है। फिर यासर शाह जी चूंकि उन्हीं की विरासत को संभालते हुए एक ही कार्यकाल में 3 बार उनका एक्सटेंशन हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले राज्य मंत्री बनाया, फिर स्वतंत्र प्रभार बनाया, फिर उनको कैबिनेट बनाया, बहुत बड़ा स्थान दिया। और वही समझ लो सर्वे सर्वा बहराइच के डॉक्टर वकार अहमद शाह साहब के वारिस भी थे और उनकी जगह पे भी थे। जी उनके लिए मेरे दिल में भी बड़ा स्थान था, सारा कुछ सब था।
लेकिन जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है राजेश जी, आपको चुनाव लड़ाएंगे, जीत के आना इस बार, तो हमें बहुत खुशी हुई कि कम से कम हमारी मेहनत का मूल्यांकन हाईकमान पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। हमने जब ये सूचना अपने कार्यकर्ताओं को दी कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो एक षड्यंत्र हुआ, और षड्यंत्र में उसमें रामहर्ष यादव जो समाजवादी पार्टी के बहराइच के जिला अध्यक्ष हैं कई बार से, आपने उनका एक नाम लिया था पार्टी छोड़कर, उसमें दाम हर्ष। हाँ, तो वो इसीलिए उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो कई बार से जिला अध्यक्ष थे और उन्होंने के ओझा से साठ गांठ करके पैसा लेके और फर्नीचर वगैरह, चूंकि उनकी दुकान है, फर्नीचर काफी आइटम उसमें लिए, जो बाद में सब सार्वजनिक रूप से खुलासा हुआ, और मोटी रकम भी उन्होंने ली, और ये साजिश रची कि डॉक्टर राजेश तिवारी की जगह पे के ओझा को चुनाव में ऐसे से लड़ाया जाए। और उसकी पैरोकारी यासर शाह जी के यहाँ, क्योंकि वो उनके बहुत करीबी हैं यासर शाह के, तो वहां उनको जाके मिसगाइड करके और उल्टी सीधी बातें करके उस तरीके से उनको डाइवर्जन किया, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उस हैसियत में नहीं था कि मेरा टिकट कटवा सके। और ये बात जब आई तो फिर यासर शाह जी गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, और मैं वही जाड़े का सीजन था, मुझे याद है, मैं लान में बैठा था धूप में, और सामने वाले बड़े वाले हाल में आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठे थे। तो यासर शाह जी जाते हैं, मैं वहां से देख रहा था, और वो मिलते हैं अखिलेश यादव जी से, आधे घंटे की उनकी मीटिंग होती है, फिर वो चले आते हैं। फिर हम सोचे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलें, सब ठीक तो है, तो हमारी मुलाकात 2 दिन नहीं पाई। तीसरे दिन जब बड़े हाल में हुई, तो हमारी तरफ मुखातिब होके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि तिवारी जी, आपके नाम पे यासर शाह क्यों नहीं सहमत? यही वर्डिंग थी आदरणीय अखिलेश यादव जी की। तो हमारे पैर तले जैसे जमीन खिसक गई हो, क्योंकि डॉक्टर वकार साहब हमारे आदर्श, हमारे वो राजनीतिक गुरु, हमारे प्रेरणा स्रोत, उनके लड़के यासर शाह जी, जिनके लिए भी हमारे भाई समान, हमारे दिल में वो इज्जत। हमने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, तो हमने भैया साहब ने कहा नहीं, वो मेरा विरोध क्यों करेंगे, नहीं, उनकी कंसर्न आपके नाम पे नहीं थी। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के शब्द आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी कंसेंट, यासर शाह की कंसेंट आपके नाम पे नहीं है, जाइए आप उन्हीं से बात करके, इतना कह के वो दूसरे से मुखातिब हो गए। तो हम गए यासर शाह जी के आवास पे, वहां लखनऊ, वहीं थे ये, वहीं पे गए, रात में बात हुई, तो बहुत ज्यादा अगेंस्ट बात उन्होंने करी, जो उनकी भावनाएं चूंकि दूषित थी। रामहर्ष यादव क्या, दामहर्ष यादव कहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो पैसे के आगे पूरी पार्टी को बेच के खत्म कर दिया। बहराइच जनपद में 10-20 हजार लेके पदाधिकारी बनाना उनका काम है, और पैसा मिल जाए तो अपनी पार्टी से भी गद्दारी कर जाए। 2-3 चुनाव में उन्होंने गद्दारी करी हुई, जो मेरी जानकारी में है, और उसकी परिणति ये रही कि सरिया मिल में मेरे सामने कार्यकर्ताओं ने जूतों से उनकी पिटाई भरे मंच पे की। हमारे महसी के मनमोहन सिंह, ओम जी यादव, मनीष दीक्षित, अमित वाजपेयी और तमाम लोग ऐसे थे जिन लोगों ने किसी तरीके से बचा के उनकी जान बचाई। तो इस तरीके के हालात हुए हैं कि पैसे के आगे उन्होंने अपना जमीर बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, पार्टी को बेच दिया, और जलालत झेले। वो सामाजिक रूप से कार्यकर्ताओं के द्वारा अपमानित हुए, सब कुछ हुआ। तो कुल मिला के ये है कि दामहर से ही कहना ठीक है, उनके माध्यम से यासर शाह जी ने मेरा विरोध किया, मेरा टिकट कटवाया, और के ओझा को वहां से टिकट दिलाया। और जब मेरी बहस हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो 7 की 7 सीटें जीतेंगी। तो हमने एक बात कहा यासर जी से, हमने कहा देखिए, आप घमंड देखिए इतना अच्छा होता नहीं है विधायक जी, इस गलत फहमी में मत रहिए, और 10 मार्च को जब काउंटिंग हुई उस समय देखिएगा आप। हमने कहा कि जो साजिश मेरे खिलाफ रची गई है, इसका दुख हुआ। हाँ, बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। हमारे यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता जिस तरीके से रो रहे थे कि हम अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, और बहुत ज्यादा हमें तकलीफ हुई कि हमारी धारणा और विचारधारा इस तरीके की थी कि पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी में ही रहना है और करना है। इसके बाद ऐसा विश्वासघात किया यासर शाह जी ने, और इस तरीके से टिकट कटवाया मेरा। फिर यही हुआ कि उस समय कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, तो लोगों ने कहा नहीं, इस बार अगर चुनाव आप नहीं लड़ेंगे तो आपका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, आप डिस्प्ले से बाहर हो जाएंगे, और 12 के बाद 10 साल का समय हो गया, आपको लड़ना है। तो कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए, उनके मांग को देखते हुए, फिर हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे सम्मान शामिल करा के टिकट दिया और चुनाव लड़ाया। और सबसे अच्छा 3 जिलों में सबसे ज्यादा वोट हमें मिले, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, 3 जिलों में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे हमें मिले जी। तो ये कुल मिला के रहा 2022 तक का जो इतिहास रहा हमारा।
और तब से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जनता के सुख दुख में बराबर उसी तरीके से चल के लोगों के बीच में है। यासिर शाह जी कैबिनेट मंत्री रहे, जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जी जी। समझदार व्यक्ति हैं। आपको लगता है कि उनको मैनिपुलेट समझदार तो नहीं है, समझदार होते तो उनका इतना गलत निर्णय ना होता। जी समझदार तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। उनका विवेक इस मामले में, क्योंकि वो जमीनी है नहीं, जी संघर्ष कभी किए नहीं, जानकारी और दमदारी है नहीं, इसलिए बहुत सारी कमियां हैं। जी और इतने गैर जिम्मेदार, कामचोर और वो डरपोक कह लीजिए हैं कि आज जैसे उनकी सत्ता नहीं है, कोई चला जाए तो पहले चीज मुलाकात नहीं करेंगे, वो करेंगे। कोई कहता है सिफारिश करने के लिए तो हाथ जोड़ लेंगे कि मेरी सरकार नहीं, मुझे माफ करो, हमारी कौन सुनेगा। और जब इसके बाद भी फोर्स करेगा पीड़ित की नहीं, आप हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हो, आपकी पत्नी एमएलए, आप कह दीजिए, तो कहेंगे तो आपको अगर 10,000 रिश्वत पड़नी होगी तो 20,000 पड़ेगी, और 10 पट्टा मार खाना होगा तो 20 पट्टा थानेदार मारेगा, मुझसे सिफारिश करवा रहे हैं। इस तो तरीके, इतना मनोबल गिरा हुआ है उनका। और यही सदैव कार अहमद शाह साहब थे, सरकार चाहे जिसकी रहती थी, सिक्का उन्हीं का चलता था बहराइच जनपद में। किसी अधिकारी की हैसियत नहीं थी कि वकार साहब का फोन चला जाए और उसके अगेंस्ट कोई एक्शन हो जाए। लेकिन वो जमीनी थे, उन्होंने संघर्ष करके अपना प्लेटफॉर्म बनाया था, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे, बहुत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, बहुत दमदार थे, तो योग्य थे, इसलिए वो उनका था। और वो सारी चीजें इनमें माइनस कर दीजिए तो वो चीज कहाँ से आ पाएगी। इसलिए वो चीजें हैं, विवेक तो नहीं है। विवेक का कोई मतलब ही नहीं है, केवल जो कान में फूंक दे बस वही ठीक है। चार लोग आके जो उसी टाइप के हैं, जिनका ना कोई शैक्षिक स्तर है, ना सामाजिक स्तर है, राजनीतिक स्तर है, पीने खाने वाले लोग हैं, वो चारों तरफ मित्रमंडली घिरी रहती है, और जो कह दिया कान में भैया ये होना है, भैया को वही बोलना है। उनका कोई विवेक नहीं है इस मामले। ऐसा कहा जाता है कि जी। राजा सलाहकार रखता है और राजकुमार चापलूस रखता है। आप इस कहावत को उनके लिए कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब। अगर अगर सलाहकार उनके अच्छे होते, जी उनके फेथफुल होते, जी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने वाले होते, तो जो एमएलए का चुनाव वो हारे हैं खुद लड़के, हारते नहीं किसी कीमत पे। जी वकार साहब की विरासत थी, वो कंटिन्यू जब तक जिंदा थे, सदैव कार अहमद शाह साहब, उनको कोई हरा नहीं पाया, और उसी सीट पे ये उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं और जीत नहीं पा रहे हैं। 15 साल आप समाजवादी पार्टी में रहे, जी आपके साथ षड्यंत्र हुए, कुछ मित्र भी बने होंगे। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में दोनों चीजें हैं। कुछ लोग आलोचक होते हैं, कुछ प्रशंसक होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं, कुछ अच्छा आपके वेल विशर होते हैं, और जी। कुछ होते हैं जो अंदर से बड़ा हेट भावना रखते हैं, सो भले ही ना करें। जी तो वो सामाजिक व्यवस्था का एक ह्यूमन नेचर है, उसको हम बुरा इसलिए नहीं मानते हैं कि तमाम मित्र हैं तो तमाम आलोचक भी हैं। तो इसलिए चूंकि वो ह्यूमन नेचर है, वो इंसान का नेचर है, इसलिए ऐसा है। तो सपा के जो मित्र हैं उनसे बातचीत या मुलाकात? हाँ हाँ, वही भाव है, जो अच्छे लोग हैं उनका हमारे दिल में वही आदर है। और उसके सबसे बड़े उदाहरण आपके पिताजी, जो हमारे बहराइच समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, समाजवादी चिंतक, बहुत अच्छी विचारधारा के अच्छे व्यक्ति, उनका वही आदर है हमारे दिल में, और उनके दिल में मेरे लिए वही स्थान है। डॉक्टर आशिक अली साहब, जो कई बार महामंत्री रहे हैं पार्टी के, उनके दिल में वही स्थान मेरा है, उनके लिए मेरे स्थान। डॉक्टर अयोध्या प्रसाद जायसवाल साहब, जो नगर विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनका भी उसी तरीके से। इस तरीके से कई लोग हैं, एक दो नहीं है, कई लोग हैं हमारे दिल में, आज भी उनका वही स्थान, वही आदर है, और रहेगा, ताउम्र रहेगा। कांग्रेस पार्टी का अब तक का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जैसे समाजवादी पार्टी को बहराइच में दाम हर्ष यादव उर्फ राम हर्ष यादव ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है, जिसके संरक्षक यासिर शाह जी हैं, और ब्लाइंड सपोर्ट उनको करते हैं। उनके कुकृत्यों पे पर्दा डालना, उनको बार बार रिपीट करवाना, आदरणीय अखिलेश यादव जी के यहाँ जाके उनको गुमराह करके और वो करके, इसी में पार्टी खत्म हो गई। जितने अच्छे लोग थे सब निकल गए समाजवादी पार्टी से बहराइच में, वही चंद लोग बचे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2-4-6 लोग हैं, वही पार्टी को चला रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में। जबकि स्थिति ये है कि पूरा अगर जिला संगठन आप देख लीजिए तो पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग आज तक कभी रामहर्ष यादव नहीं कर पाए होंगे, और कमेटी के लोग नहीं पहुंचे होंगे, नहीं गए होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छी विचारधारा के हैं, उनसे आज भी संबंध है, और उनके लिए मेरे दिल में आदर है। कोई कांग्रेस में कौन से नेता आपको बहराइच जनपद में जिनका ज्यादा सहयोग मिलता है? आप आदरणीय जेपी मिश्रा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और कांग्रेस पार्टी को दो बार जिला अध्यक्ष रहे। इस समय वो श्रावस्ती जनपद के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी वहां के। पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। आदरणीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, क्योंकि वो भी पार्टी के बड़े नेता हैं,
आदरणीय सत्यनारायण पटेल जी जो पहले हमारे क्षेत्र के प्रभारी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं उनका। आदरणीय अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। आदरणीय अविनाश पांडे जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं। आदरणीय दिनेश सिंह जी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हमारे कार्यालय के। ये सब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनका वेल कॉपरेशन हमें मिलता है, हमेशा इनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। बहुत अच्छा लगता है, दिल से आत्मीयता के साथ सम्मान। आदरणीय ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ज्ञानू भैया जो हमारे बहराइच जनपद के कांग्रेस पार्टी के भीष्म पितामह हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उनका भी एक गार्जियन की तरह हमें सहयोग मिलता है। वर्तमान में बहराइच कांग्रेस पार्टी पे भी गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता है? गुटबाजी तो क्या कहा जाए, इसे 90 बनाम 10, 90% जो आदरणीय जेपी मिश्रा जी के साथ है और 10% जो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह हैं उनके साथ, वही नए लोग जो उनकी टीम के जो भी होंगे वो 10% से ज्यादा वो नहीं संख्या होगी। तो अब उसको गुटबाजी मान लीजिए या कहिए वन साइडेड 90 बनाम 10। तो प्रोटेस्ट यहाँ से दिल्ली तक हुआ और हाईकमान ने ये आश्वस्त भी किया कि बहुत जल्द इस पे पुनर्विचार करते हुए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हमारा कोई व्यक्तिगत विद्वेष वर्तमान जिला अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह जी से भी नहीं है और ना ही कोई दुर्भावना है। हम पार्टी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैसी विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं, तो वो है। बाकी गुटबाजी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि 90 बनाम 10 का रेशियो है इस रेशियो जी। एक आखिरी सवाल तिवारी जी आपसे ये कि जो मौजूदा हालात हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ जी, एक ये संभावना है कि 2027 में भी हाँ गठबंधन में चुनाव होगा। अभी तक जो भी दोनों पार्टी के हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व के जो बातें हैं उससे लग रहा है कि गठबंधन में ही चुनाव होगा। 2027 में मान लीजिए गठबंधन होता है जी और महासी विधानसभा की सीट सपा के खाते में जाती है जी, क्या सहयोग आप देंगे सपा को और उस स्थिति में आपका क्या इष्ट है? समाजवादी पार्टी के में जाने का उचित नहीं है, क्योंकि 2017 में जब गठबंधन हुआ तब भी ये पार्टी कांग्रेस कोटे में थी और आज भी अगर देखा जाए तो जैसे 7 विधानसभाएं हैं जिसमें 5 विधानसभाएं ऑलरेडी एंगेज हैं। एंगेज का मतलब ये हुआ कि कैसरगंज से आनंद यादव जी एमएलए हैं, मटेरा से मारिया शाह जी एमएलए हैं, पयागपुर से मुकेश श्रीवास्तव जी का टिकट आदरणीय अखिलेश यादव जी काटेंगे नहीं क्योंकि उनका शोर है। कितनी 3 विधानसभा हो गई, बलहा रिजर्व है, 4 हो गई, वहां शेड्यूल कास्ट है और सदर से असर शाह जी चुनाव लड़े थे, फिर कोशिश करेंगे तो हमारी समझ से बड़े नेता हैं, उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। तो 5 तो ये एंगेज हो गई, बाकी महसी और नानपारा बची। तो 17 में भी महसी और नानपारा कांग्रेस कोटे में थी और इस बार भी 27 में भी रही। जो है ऊपर हाईकमान ने जो डायग्नोस किया है हम लोगों को समझ लो इंडिकेट भी किया है कि महसी गठबंधन में ही रहेगी, अब तैयारी करिए। महासी विधानसभा हमेशा राष्ट्रीय स्तर के सुर्खियों पे रही है। जी, कभी भेड़िया को लेकर जी, तो एक पिछले साल दंगा फसाद हुआ, उसकी बात बाद में करेंगे जी। भेड़िया प्रभावित क्षेत्र रहा है महासी जी। पिछले साल तमाम घटनाएं हुई, लोग रात भर जगे, सही है, आप भी क्षेत्र में सक्रिय रहते थे। इस वर्ष भी घटनाएं सुनने में आ रही हैं जी। एक ऐसी विधानसभा जो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी समस्याओं के लिए जानी जाती है, कभी बाढ़ को लेके कभी भेड़िया को लेके, कभी किसी चीज को लेके। इतनी महत्वपूर्ण विधानसभा जिसके आप तैयारी करते हैं या क्षेत्र में बने रहते हैं, इन सब समस्याओं को, इसे भेड़िया की समस्या से आप कैसे निपटते हैं? भेड़िया का जो आतंक है, इस पे आप अपने लोगों को क्या राय देते हैं? हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं जो प्रभावित गांव है, भेड़िया प्रभावित गांव, वहां जाके लोगों को जागरूक करते हैं और जागरूकता के साथ साथ प्रशासन से हमने कहा नहीं कि प्रशासन का वेल कॉपरेशन है, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो और चाहे तहसील स्तर के एसडीएम लेवल के अधिकारी हैं, ब्लॉक के बीडीओ लेवल के अधिकारी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर और कप्तान। तो इन लोगों का बड़ा कॉपरेशन। पिछली बार भी हमने चूंकि पिंजड़ा लगवाया अपने क्षेत्र में बात करके और उसमें ये रहा कि हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय रहे, वन विभाग और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी सक्रिय रहे, तो कई भेड़िया पकड़े गए और पकड़ने के बाद उनको डिस्पोज ऑफ जब से कर दिया गया, तब से लगभग हमारा क्षेत्र, हमारी समझ से 1 साल हो गया, कोई ऐसी घटना और ऐसा कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं हुआ, ना भेड़िया नजर आया। हाँ, इधर डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं तो कैसरगंज विधानसभा में भेड़िया का मूवमेंट बहुत ज्यादा है। आज भी 2 लोगों को मार दिए रात में, जिस तरीके से भेड़िया के हमले में दंपत्ति जान चली गई, बहुत ही दुखद है। ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे और इस बात की बहुत ही आंतरिक पीड़ा और वेदना है कि हमारे सूबे के मुखिया आदरणीय योगी जी, अभी परसों ही उनका कार्यक्रम यहाँ था कैसरगंज विधानसभा में, भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में आए थे, लोगों से मिले भी और प्रशासन क्या
उन्होंने क्लियर कट कहा कि नहीं नहीं पकड़ में आते हैं तो शूट कर दीजिए, लेकिन इस समस्या समाधान होना चाहिए। और उनके जाने के बाद तीसरे दिन इतनी बड़ी घटना हो जाना, ये अपने में बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। और मैं ये कहूंगा कि उनका जो स्टेटमेंट था आदरणीय योगी जी का, वो बिल्कुल बेअसर और खोखला है। नहीं तो इस तरीके की घटना ना होती। बता रहे हैं 20-20 टीमें वन विभाग की लगी हैं, दर्जनों टीमें पुलिस। प्रशासन की लापरवाही। हाँ, लापरवाही और निकम्मापन है, उनका फेलेवर है, ये फेलेवर है प्रशासन का। 3 दिन लगातार 3 बच्चों की जान चली जाती है, फिर मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है और ज्यादा प्रशासन चुस्त होता है, ये होता है सारा कुछ सबसाइड हो जाएगा। एक भेड़िया शायद मृत अवस्था में पकड़ा भी गया। तो इसके बाद में इतनी बड़ी घटना हो जाना बहुत निंदनीय है। बताइए कि आतंकवाद जिस तरीके से जैसे अभी घटना वहां हाँ पहलगाम वाली वहां हुई है, उस तरीके की यहाँ जानवर कर दे रहे हैं। मतलब समयबद्ध तरीके से, किसी का कोई यकीन नहीं कब मार दिया जाए, कब वो भेड़िया काट के उसको खत्म कर दे, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। इस तरीके के हालात हैं। वो कुछ लोगों का कहना है तेंदुआ का भी आतंक है या क्या है, जैसे जो भी है, तो खैर प्रशासन डायग्नोस करे। लेकिन ये बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारे विधानसभा में इस बार एक घटना मात्र हुई है। हमारे यहाँ जो बहरवा पड़ता है, वहाँ एक दिनेश तिवारी जी हैं, उनकी 3 माह की बेटी जो माँ की गोद में थे, रात में भेड़िया उसको छीन ले गया और फिर उसको मार दिया, जिसमें मौके पे भी हम गए थे और प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई कंपनसेशन देने की और बहुत सारी चीजें जो भी। तो वो एक घटना हुई। उसके अलावा हमारी समस्या, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है भेड़िया के हमले में इस बार। लेकिन कैसरगंज बहुत ही प्रभावित है और वहाँ बहुत बड़ी है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं, या वहाँ के जो नेता, जनप्रतिनिधि के आनंद यादव जी एमएलए हैं, जो लगभग निष्क्रिय हैं। वो क्लेवर उनका नहीं है, वो क्योंकि संघर्ष और उस स्थिति को हासिल करके एमएलए नहीं बने हैं। अब समीकरण था, टिकट मिला और एमएलए हो गए, चलिए। लेकिन अब उस तरीके से जैसे उनको सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठानी चाहिए थी, मौके पे जाके उसको फेस करना चाहिए था, मौके पे लोग पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी। तो उस हमारी समस्या एक भी दिन वो नहीं नजर आए हैं कहीं, और कहीं इस तरीके का उनका यहाँ से सदन तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है और कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं रहा। इस वजह से यह है कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों की कह लीजिए कि उनकी जो कार्यशैली है या उनकी जो सोच है या उनका जो नकारापन है, काफी हद तक वो भी सहायक है। नहीं तो प्रशासन तो बाध्य होता। नकारा विपक्ष एक जो है कमजोर सत्ता को पोषित करता है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट लोहिया जी, यस यस करेक्ट, एकदम सही बात कहते थे आदरणीय लोहिया जी। 2027 में आपकी संभावनाएं कितनी है कि इस बार 2027 में आप महासी विधानसभा से? 99%, क्योंकि जो हमें विश्वास है, जो जनता का प्रेम है, जो माहौल है क्षेत्र का, उस हिसाब से पूरी उम्मीद है। ये है कि आप सबका सहयोग, हमारे मीडिया जगत के जो सम्मानित साथी हैं उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। हमारे 1% वो आप भाग्य के वाला मैच। हाँ हाई है वो तो, 1% में तो भाग्य कहा ही जाएगा, जिसका साथ आपको कभी नहीं मिला अभी तक नहीं मिला जी। अब आगे हो सकता है कि ईश्वर की कृपा हो जाए, कहा भी नहीं जा सकता है। और जनता जनार्दन का पूरा स्नेह, पूरा सहयोग है, उसके लिए हम मैसी विधानसभा के एक एक व्यक्ति के आभारी हैं, पूरे जनपद वासियों के जिनके हमारे पर शुभकामनाएं हैं उनके हम आभारी हैं। और ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि हमारे जिले में अमन शांति बनी रहे, सारे लोग खुशहाल रहें और सबका सहयोग इसी तरीके से प्यार सम्मान मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 2027 के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेलकम।